सवेरे पाकिस्तान हम बात करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद की, जो कि हुकूमत गिराने का अज़्म लेकर एक बार फिर से मैदान में इन है। और गुज़श्ता रोज़ PDM का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में हुआ और इजलास के दौरान स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से पेश की गई तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर भी किया। जी, इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों की तजवीज़ की हिमायत किया। इस हवाले से तजावीज़ जो हैं वो 6 दिसंबर के PDM इजलास में दी जाएंगी और हतमी फ़ैसलों पर जाने के लिए पार्टियाँ जो हैं वो शूरा मजालिस में मुशावरत भी करेंगी। और PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास के बाद दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू भी की है। अच्छा, मीडिया से गुफ्तगू जो हमजा वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम मुश्तरका इजलास में कानून साजी को मुस्तरद करते हैं क्योंकि चंद घंटों में 33 कवानीन पास करना पार्लिमानी रवायात के साथ मजाक है। सरबरा PDM ने कहा कि आज स्टेट बैंक को IMF की ब्रांच बना दिया गया है और कोई पाकिस्तानी शहरी स्टेट बैंक के फैसलों को चैलेंज भी नहीं कर सकता है। हम इन तमाम मामलात को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। साथ ही जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि अगले साल इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन का मुतालबा भी उन्होंने किया। क्या कह रहे थे, आपको वो सुना देते हैं। इजलास ने 17 नवंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के पूरे अमल को मुस्तरद कर दिया है। मौजूदा कानून साजी के जरिए से इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर वार किया गया है। किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं कि इस जाली हुकूमत और धांधली की पैदावार हुकूमत के इस धोखे में मत आए। PDM ने फैसला किया है उनको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने के लिए हम खुद इसके ऊपर आईन और कानून की रोशनी में काम करेंगे और इसका खुद तरीक़ाकार हम मुतय्यन करेंगे। जी, गुफ्तगू आपने सुनी मौलाना फजलुर रहमान साहब की। बात करेंगे हम इस सारे मामले पर सरबरा पिलडाट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, बड़ा शोर है कि गवर्नमेंट को घर भेज देंगे, हम इलेक्शन जो हैं अगले साल हो जाएं, इस तरह के मुतालबे हैं। लेकिन आप इलेक्शंस को भी देखते रहे हैं, सारे जमहूरी निज़ाम को देखते रहे हैं और काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से देख रहे हैं। जब अपोजिशन संजीदा होती है कि इलेक्शन भी जल्द हो जाएं और हुकूमत को भी घर भेज दिया जाए, क्या अपोजिशन का मोमेंटम यही होता है जो इस वक्त आप PDM का देख रहे हैं? देखेंगे, सियासी जमातों की कंपल्शन होती है कि वो हुकूमत को घर भेजने की और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की बातें करते रहें और उसके नतीजे में अपने जो हमायती हैं उनका मोराल भी हाई रखें और मुल्क में जो मुखालिफ सियासी जमात है, बरसख्तदार जमात है, उसके ख़िलाफ़ भी एक मोमेंटम डेवलप करने की कोशिश करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत को घर भेजने में संजीदा भी हैं और या उनके लिए ये मुफीद भी है। इसलिए कि जिस दिन ये हुकूमत को गिरा लेंगे 5 साल से पहले जी, उस दिन हुकूमत मजलूम बन जाएगी जी, और बहुत शहीद भी बन सकती है और वो आवाम की हमदर्दियाँ भी समेट सकती है। तो ये मेरे ख्याल में सियासी तौर पे भी उनके लिए दुनिया और अमली तौर पे भी शायद ये मुमकिन भी ना हो। सही। अच्छा, अहमद बिलाल साहब, ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों की तजवीज़ की हिमायत भी कर दी है। PDM आपने समझते बार बार नाकाम होने के बावजूद ऐसे ऐलानात कर रही है, तो फिर ये शायद सियासी मैदान में सिर्फ नज़र आने के लिए कुछ बयानात सामने आते हैं। इससे एक तो ये बात भी पता चलती है कि PDM के अंदर भी इख्तलाफात, इसके बारे में कंसेंसस नहीं है जी। मेरे ख्याल में ये सियासी तौर पे भी कोई दानिशमंदी की बात नहीं है कि आप इस्तीफे के बाहर आ जाएं। बिल्कुल, आप एक फोरम है, आप बजाय इसके कि उस फोरम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और उस तरह से ना करें जिस तरह आप हाल ही में अपने सेनेट में नैब के लॉ को पास होने के दौरान गायब हो गए थे, बल्कि दानिशमंदी मौजूद रहें और कोशिश करें। तो ये इसको इस्तेमाल करें। इस्तीफा देना तो कोई दानिशमंदी नहीं है। आपको इलेक्ट किया गया है कि आप अवाम की नुमाइंदगी करें, वह अवाम की बात करें। आप इस्तीफा दे के आ जाएं तो असल में आप अपने फ़राइज़ से पहलू तय कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, गुज़श्ता रोज़ जब मौलाना फजलुर रहमान साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि जी इजलास में ये हुआ और हमने ये फ़ैसले किए हैं, वैसे तो उन्होंने पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था उसके ऊपर सवालात उठाए, उसको चैलेंज करने की बात भी की, लेकिन साथ ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से वो भी तकरीबन वही पोजीशन ले रहे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोजीशन ले रही होती है, लेकिन वो कह रहे थे हम ज़रा बेहतर तरीके से आपको नुमाइंदगी दे रहे होंगे। इस मामले पर थोड़ी सी बैकफुट पर नज़र आ रही थी PDM भी हमें। आप क्या समझते हैं, क्या इस प्रेशर को समझ रहे हैं कि उनके वोट्स हैं इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए अब हमें भी थोड़ा सा उनकी तरफ टिल्ट दिखाना चाहिए?
मेरे ख्याल में अपोजिशन जो है वो बारहा ऐसी पोजीशनें लेती रही है जिसके बारे में वो खुद भी उनको क्लैरिटी नहीं होती। अब वो क्या बेहतर तरीके से उनको हक देंगे वो बताए ना। जो कानून में तरमीम हुई है उसके मुताबिक तो कोई तरीक़ेकार तो नहीं बताया गया कि कैसे दिया जाएगा जी। उसमें सिर्फ ये हिदायत की गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को आइंदा इलेक्शन में वोट देने का सहूलत दी जाए जी। वो कैसे दी जाएगी, क्या वो इंटरनेट वोटिंग के जरिए होगी, क्या वो पोस्टल बैलेट के जरिए होगी, कानून में इसकी सराहत नहीं की गई। तो अगर इनके पास कोई बेहतर तजवीज़ है तो उनको पेश करनी चाहिए, बल्कि अमेंडमेंट तजवीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वो तो कह रहे हैं हम अपने इजलास जो है अगला उसमें हम लोग तजावीज़ भी पेश करेंगे, लेकिन हम अगर बात करें पीपल्स पार्टी के अहमद बिलाल साहब, तो पीडीएम में पीपल्स पार्टी के वापसी के इम्कानात आपको कितने नज़र आ रहे हैं, और आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर नहीं होगी पीडीएम में तो पीडीएम थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही होगी हमें? देखिए, ये कमज़ोर तो नज़र आ रही होगी इसमें, क्योंकि जब अपोजिशन इकट्ठी होती है तो उसका वजन बढ़ जाता है। फिर तमाम पार्टियों के जो कारकुन होते हैं वो भी उसके अंदर शरीक हो जाते हैं, तो वजन बढ़ जाता है। लेकिन उसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि फिर बिलाकर उसे टूटना होता है इंतखाबात के करीब जाके। उस वक्त फायदा हुआ होता है, उसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये काबी इत्तेहाद तो है नहीं, ये तो एक वक्त इत्तेहाद है किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए, मसलन हुकूमत हटाने के लिए। अगर बिलफर्ज हुकूमत हट भी जाए तो उसके बाद क्या, उसके बाद फिर ये बिखर जाएंगे। तो में ये मुनासिब यही है कि अपने अपने जिस पार्टी ने जिस अलायंस में इलेक्शन लड़ना है उसी अलायंस के वो आगे चले। मसलन ये जो बाकी अलायंस है पीडीएम की, ये इकट्ठी हो सकती है, ये एक इत्तेहाद भी हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद या सारी जमातों का पीएमएलएन शमूल होना मुश्किल है। तो इसलिए मेरा मौजूदा सूरत हाल है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट वो एक दूसरे के साथ ताउन करें, असम्बली के अंदर और बाहर भी एक दूसरे के खिलाफ बातें ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में इकट्ठा कोई इत्तेहाद बनाना गैर मुनासिब की बात लगती है मुझे। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि हमें ये नज़र आ रहा है अपोजिशन के अंदर एक तरफ से जज्बाती बयानात हैं, कुछ जज्बाती फैसले करने की तरफ कुछ सियासतदान बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो ज़ीरक सियासतदान है वो ये बात कर रहे हैं शायद अंदर से कि हुकूमत को पूरा वक्त दे दें, मामलात इतने बिगड़ चुके हैं मुआशी तौर पर, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अगर पूरा वक्त मिल गया तो ज़्यादा मुश्किलात होंगी गवर्नमेंट को इलेक्शन में जाते हुए। तो आपको क्या लग रहा है कि बड़ी पार्टीज़ की और जो ज़ीरक सियासतदान हैं जो इस वक्त असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं, उनकी राय ये कितनी दुरुस्त है? मेरे ख्याल में असूली तौर पे भी ये बात दुरुस्त है कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे मिलने चाहिए। उनको एक मैनिफेस्टो है जिसके ऊपर उन्होंने अमल करके दिखाना है। अभी 3 साल से थोड़े से कुछ महीने ऊपर हुए हैं, उन्हें 5 साल मिलना चाहिए ताकि वो कल को, वरना फिर ये होगा कि अगर उससे पहले वो जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमें तो वक्त ही नहीं मिला अपना काम। उन्हें पूरा मौका देना चाहिए, और ये हमारे मुल्क में जो सियासी स्टेबिलिटी है जी उसको डिस्टर्ब करेगा अगर आप पहले उनको घर भेजेंगे। तो मेरे ख्याल में उन्हें काम करने का पूरा मौका दे। इस दौरान अपोजिशन भी अपना पूरा तनकीद करे, एनालिसिस करे, उनके खिलाफ पोजीशन ले, लोगों को कन्विंस करे कि हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है और हुकूमत अपनी कारकर्दगी करने की कोशिश करे। तो जमहूरियत का तकाजा यही है कि यही काम किया जाए और मौका पूरा मिलना चाहिए उन्हें, मौका पूरा मिलना चाहिए, तसलसल बरकरार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके अहमद बिलाल महबूब साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि ये बयानात हैं और सिर्फ बातों की हद तक है कि लोग थोड़ा सा हमारे साथ रेलिवेंट रहें, कनेक्टेड रहें, और वैसी कोई तहरीक नज़र नहीं आ रही है, वैसी कोई विश नज़र नहीं आ रही है, मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है कि जी कि हम वाकई हुकूमत को घर भेजने के लिए जा रहे हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद की। तो गैर मामूली कामयाबियों का सफ़र जारी है। प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा ब्लड कैंसर की शिकार एक 59 साला खातून का शिफा अस्पताल में कामयाबी के साथ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया। हाँ जी, और जो पाकिस्तान में इस नौइयत का पहला स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। खातून की मुतअद्दिद बार कीमोथेरेपी हुई, इम्यूनोथेरेपी हुई, टारगेटेड स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर और रेडिएशन थेरेपी की गई, जिसकी वजह से दिमाग में 5 मिलीमीटर रसोली बाकी रह गई थी, और मखसूस अद्वियात के बाइस दिमागी रसोली का तो सद्देबाब हो गया, ताहम लामुहाला ये अद्वियात खातून के बोन मैरो को नुकसान पहुंचाने का सबब। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन और अगर खातून को अगर देखें तो उन्होंने कहा कि खातून का जानवर होना भी मुश्किल होकर रह गया था। बोन मैरो को बचाने के लिए फिर 3 दिन के अंदर
खातून के स्टेम सेल पिघलाए गए और उन्हें फिर से एक मरकजी निज़ाम के तहत खून के बहाव में डाला गया। ताहम आहिस्ता आहिस्ता उनका जो स्टेम सेल्स उनके जो थे वो बढ़ते गए और बोन मैरो फिर से बेहतर होने लगा, जिससे खून का जो लेवल था वो भी बढ़ने लगा। हमजा फिर बिल्कुल ऐसी है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर अय्याज मीर का कहना है कि अमेरिका और जर्मनी समेत दुनिया भर में इस नौयत की दिमागी रसोली के लिए ट्रांसप्लांट करने वाले सिर्फ चंद ही सेंटर्स मौजूद हैं, यानी कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हम बात करेंगे इसके ऊपर। डॉक्टर अय्याज मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये कितनी बड़ी कामयाबी है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के हवाले से भी हमें बताइएगा, और ये केस जितना हमें समझ आया, हमने तो नाज़रीन को समझाया, आप ज़रा बेहतर बता दीजिएगा। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बोन मैरो में मौजूद वो सीड्स या फुलिये जो पूरे खून की दोबारा तश्कील कर सकते हैं, उनको पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है। ये पेशेंट के अपने सेल्स भी हो सकते हैं, जैसा कि इस केस में था, जिसको ऑटोलोगस कहते हैं, और किसी डोनर से भी लिए जा सकते हैं जिसको एलोजेनिक कहते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में ये दोनों ट्रांसप्लांट अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, और इस खास केस में जो ब्रेन ट्यूमर के लिए जो एक लिम्फोमा था उसके लिए जो ट्रांसप्लांट किया गया, ये दुनिया के बहुत कम सेंटर्स में होता है। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये बीमारी रेयर है, दूसरा बड़ी अग्रेसिव डिजीज है, और बहुत सारे मरीज बड़ी जल्दी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो उनको उस फेज से गुजारना, उस ट्यूमर को इतना छोटा करना कि मरीज एलिजिबल हो जाए ट्रांसप्लांट के लिए, और उसके बाद उनको खास अद्वियात दी जाती हैं। इस केस में इंटरेस्टिंगली जो एक दवाई जो यूज होती है उसको थायोटीपा कहते हैं, वो एक्चुअली एक कीड़े मार दवाई है। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में नहीं मिलती या बनती, तो बाहर से बड़े महंगे दामों इंपोर्ट करनी पड़ती है। हालांकि उसको बनाना मुश्किल नहीं है। हमने एटम बम बना दिया तो थायोटीपा भी बना सकते हैं। तो इस केस में यानी चैलेंजिंग इतनी टॉक्सिक दवाइयां जब मरीज को देते हैं, एक्चुअली वो उन दवाइयों की वजह से मरीज को हर रोज 3 दफा नहलाना पड़ता है। जो नर्सेज अंदर जाती हैं कमरे के, उनको स्पेशल गाउन्स, ग्लव्स पहनने पड़ते हैं ताकि उनकी स्किन उससे इफेक्ट ना हो। तो ये अल्लाह ताला का खास करम है कि ये हमारी मरीजा जिनकी जिंदगी की अदरवाइज उम्मीद नहीं थी, अल्लाह ने करम किया और तकरीबन 3 हफ्ते में वो इस प्रोसीजर से रिकवर हो गई। और ये पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुआ। ये तो हमारे लिए तो एक लैंडमार्क है। हमने तकरीबन 350 ट्रांसप्लांट किए हैं यहाँ इस सेंटर में, और अपनी नौइयत का ये एक मुनफरिद ट्रांसप्लांट था। यकीनन डॉक्टर साहब ये बहुत ही कामयाब तरीन भी रहा है और बड़ी कामयाबी भी हमारे लिए। लेकिन अगर हम बात करें इसके ऊपर कि खर्चा कितना आता है, तो वो हमें थोड़ा बताइएगा कि इसके ऊपर औसतन कितना खर्चा आता है। देखिए, एक एवरेज ट्रांसप्लांट की कॉस्ट पाकिस्तान में 2 से 2.5-3 मिलियन है तकरीबन। अच्छा। इस केस में ट्रांसप्लांट का ये खर्चा तो था ही, लेकिन इसके लिए जो दवाई इंपोर्ट की गई वो तकरीबन 2 मिलियन की आई, और वो बिल्कुल उसकी प्राइस चंद हजार रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट हैं और मोनोपोलीज और डॉलर प्राइस की वजह से, तो ये मैं समझता हूँ कि इस ट्रांसप्लांट के जरिए यानी जो एक पैगाम दुनिया में जाता है कि वो पाकिस्तान कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। टेक्निकली हमारे लिए ये चीजें मुश्किल नहीं है, हमारे पास ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। लेकिन अद्वियात की फराहमी, मैं समझता हूँ कि कैंसर के मरीजों के लिए अगर एक काम करना हो इस मुल्क में, और उसके लिए हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द देखिए इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, और बल्कि अब तो बर्मा, म्यांमार जैसे मुल्क जो हैं, वहाँ पे कैंसर की अद्वियात बन रही हैं। तो इसमें हम बहुत पीछे रह गए हैं। अगर हम ये एक काम कर लें तो इस मुल्क में कैंसर केयर की कॉस्ट आधी से भी कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि प्रॉब्लम आप कहाँ पर देख रहे हैं? हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं ठीक तरीके से सेट, और इसके लिए क्योंकि आपने कहा चंद ही सेंटर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात कर रहे हो, तो क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, या दीगर सेंटर्स के अंदर ट्रेन स्टाफ नहीं है? और ये कितना मुश्किल काम है टेक्नोलॉजी को लेकर आना और स्टाफ को ट्रेन करना? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का सिनेरियो है, पाकिस्तान में 5 से 6 सेंटर बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हमारे 24 करोड़ के मुल्क में जो डॉक्टर बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं वो 24 से भी कम है। यानी हर 1 करोड़ के लिए तकरीबन 1 डॉक्टर है। तो एक तो ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करने का मसला है, और वो हम कर रहे हैं। हमारा अपने यहाँ प्रोग्राम में इस वक्त 2 ट्रेनीज हैं। नर्सिंग केयर इसके लिए बहुत अच्छी चाहिए, स्पेशल सेटअप चाहिए, HEPA फिल्टर्ड रूम्स चाहिए जहाँ पे हवा फिल्टर होती हो। तो एक रिसोर्स इंटेंसिव, लेकिन इसके बावजूद मेरा बिलीफ ये है कि पाकिस्तान में इस प्रोसीजर को हम इस वक्त पाकिस्तान इस प्रोसीजर की वो 15 से 20 हजार $US है, और यही काम अमेरिका और यूरोप में इससे 10 गुना प्राइस पे होता है। अगर यही ट्रांसप्लांट आप US में करते हैं तो $2 से $3 लाख में होता है। तो हम अपने रिसोर्सेज के हिसाब से हमारे मरीजों के लिए ये पैसे भी ज्यादा हैं। तो अगर हम इसमें अमले को ट्रेन करना, डॉक्टर्स को ट्रेन करना, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना,
खासतौर पे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में बहुत सारी जगहों पे इसका मिसयूज भी हो रहा है। बहुत सारे बीमारियों में जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, लेटरल एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, इस तरह की मसल डिस्ट्रॉफीज हैं, उसमें लोगों को होप के तौर पे स्टेम सेल थेरेपी सेल भी की जाती है कि जी आप ये करवाएं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उनमें डेटा नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल हैं। बिल्कुल। मैसेज को एजुकेट करना, लोगों को ट्रेन करना और लोगों को एजुकेट करना और ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा, ये जो टेक्निक आप लोगों ने यूज़ की, ब्रेन ट्यूमर के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस टेक्निक को? टेक्निक कॉमनली दूसरे लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, माइलोमा जो ब्लड कैंसर्स हैं, अच्छा। उनमें यूज की जाती है। उसके अलावा कुछ और ट्यूमर्स में जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, बच्चों में पाइनिलोब्लास्टोमा होता है एक ट्यूमर, इन सब में ये टेक्निक यूज की जाती है और इसका गोल ये होता है कि मरीज को इतनी हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाए कि उसका ट्यूमर मेल्ट हो जाए। लेकिन उसमें जो कोलैटरल डैमेज मैरो को होता है, जैसा आप शुरू में बता रहे थे, वो उसको रिवर्स करने के लिए फिर स्टेम सेल बैकअप जरूरी होता है, उसके बगैर पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, आप मुबारक के मुस्तहिक हैं, आपकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और हमारी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। जब हम तालीम और सेहत की बात कर रहे होते हैं, हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट जो है इसी सेक्टर पर करना चाहिए। और ये जब मतलब चंद हज़ार की अद्वियात हैं और हमें इतनी महंगी पड़ रही हैं क्योंकि हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं, जिस तरह से डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है। हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, बेहतरीन टीम्स मौजूद हैं। अगर टेक्नोलॉजी आ जाए यहाँ पर और अद्वियात यहाँ पर हों तो कई आसानियाँ हो जाएंगी आवाम के लिए। इतनी मुश्किलें ना लोगों को उनका सामना ना करना पड़ रहा हो, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि हेल्थ सिस्टम को और एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से उन्होंने बेहतर करना और कैसे इंप्रूवमेंट इसमें लाई। हम यहाँ पर जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे